गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल है बच्चे, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बेटा मेरा नाम है CS अमित वोरा। आई एम टीचिंग कंपनी लॉ एंड वेरियस अदर लॉज टू द स्टूडेंट्स ऑफ CA, CS एंड CMA कम्युनिटी फॉर द लास्ट 12 years एट इंटर एंड फाइनल लेवल। बच्चे बेटा अगर हम बात करते हैं कंपनी लॉ की एंड अदर लॉज की, इन सब्जेक्ट्स को लेके मैंने कम से कम 16,000 से भी ज्यादा बच्चों को लास्ट 12 years में अपनी कोचिंग दी है बेटा, थ्रू फेस टू फेस मोड फ्रॉम पटेल नगर दिल्ली एज वेल एज ऑनलाइन मोड्स, फ्रेंचाइजी मोड्स, वर्चुअल क्लासेस, पेन ड्राइव क्लासेस एंड ऑफलाइन मोड। राइट बच्चे, जब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट लॉ के बारे में, तो आज मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करने आया हूं। किस टॉपिक पे बेटा? बेटा हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मेंबरशिप इन अ कंपनी। नेम ऑफ द टॉपिक इज मेंबरशिप इन अ कंपनी। बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट मेंबरशिप इन अ कंपनी, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर को करने के लिए हमको 6 to 7 hours लगते हैं। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 लेक्चर्स लगते हैं हमें इसको कंप्लीट करने के लिए। अगर हम अपने एक स्टैंडर्ड लेक्चर की स्ट्रेंथ को 2 घंटे की भी लेंथ माने, तो बेटा ये 3.5 से 4 लेक्चर्स का टॉपिक है मेंबरशिप इन अ कंपनी। बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट मेंबरशिप, तो सर मेंबरशिप का क्या मतलब होता है? मेंबरशिप वर्ड हमने अपनी लाइफ में पहली बार कब सुना? एक बार याद करने की कोशिश कीजिए बेटा। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिलाता हूं बच्चे। मेरा बच्चा अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज पढ़ी थी। 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस के अंदर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली एंड कंपनी के बारे में पढ़ा था। 11th क्लास में पहली बार जब हमने कंपनी के बारे में पढ़ा था बेटा, तो उसमें हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। कि सर प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की जरूरत होती है एंड पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। राइट बच्चे, तो इसका मतलब मिनिमम 2 मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड मिनिमम 7 मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। ये हमने पहली बार कब पढ़ा था बच्चे? जब हम 11th स्टैंडर्ड में थे। राइट, अब देखिएगा बच्चे बड़े ध्यान से, हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेंबरशिप इन अ कंपनी। सर मेंबर का क्या मतलब होता है? देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा बच्चे। एक अभी आप लिखिएगा नहीं प्लीज, यू आर नॉट सपोज टू राइट। जब मैं बोलूंगा तब आपने लिखना है, तब तक प्लीज आप लोग मेरी चीज को समझिएगा। जब मैं बोलूंगा बच्चे लिखिए, तभी लिखिएगा प्लीज। देखिए बेटा, अमित वोरा नाम का एक बंदा है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स को परचेज करता है। अमित वोरा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स को परचेज किया। बेटा जब आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हो, हाँ या ना? यस और नो? शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर इज अ पर्सन जिसने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे। तो अमित वोरा ने से रिलायंस कंपनी के 1000 शेयर्स परचेज करे, तो अमित वोरा कौन हो गया? 1000 शेयर्स का मालिक हो गया। हम कहेंगे अमित वोरा इज अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस होल्डिंग 1000 शेयर्स। राइट बच्चे, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो। राइट बच्चे, जब आप कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो तो आप शेयर होल्डर हो गए बेटा। अब सुनिएगा ध्यान से, सर शेयर्स परचेज करने के बाद 2 बातें आती हैं यहां पे। या तो बेटा हम कंपनी के शेयर्स फिजिकली परचेज करते हैं, या हम कंपनी के शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली परचेज करते हैं। हमने जब कंपनी के शेयर्स परचेज किए बेटा, तो या तो हमने फिजिकली करे या इलेक्ट्रॉनिकली। मैंने आपको क्या बताया कि अमित वोरा नाम का एक बंदा है जिसने रिलायंस कंपनी के 1000 शेयर्स परचेज किए, तो ही इज अ शेयर होल्डर। इतना हमें समझ आ गया। लेकिन शेयर्स कैसे परचेज किए जाते हैं? या शेयर्स फिजिकली परचेज होते हैं या इलेक्ट्रॉनिकली। क्लियर है बच्चे? अब सुनिएगा ध्यान से,
जब आपने शेयर्स फिजिकली परचेज किए तो इसका मतलब इस केस में आपको शेयर सर्टिफिकेट मिला होगा बच्चे। जब आपने कंपनी के शेयर्स फिजिकली परचेज किए तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिला होगा। कंपनी लॉ बोलता है कि फिजिकली शेयर्स खरीदने पे जो शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा बेटा वो फॉर्म नंबर SH1 के हिसाब से होगा। आई रिपीट, अगर अमित वोरा ने रिलायंस के शेयर्स खरीदे फिजिकली तो अमित वोरा को शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा जो किस फॉर्मेट में होगा, SH1 एक फॉर्म नंबर है जो कंपनी लॉ ने MCA ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बताया कि कोई भी कंपनी जब शेयर सर्टिफिकेट देगी तो SH1 के फॉर्मेट में देगी। तो अमित वोरा ने रिलायंस के शेयर्स परचेज किए और अमित वोरा को फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट मिल गया। जब मुझे फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट मिला, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैंने ये शेयर्स फिजिकली ना खरीद के इलेक्ट्रॉनिकली परचेज किए होते, अगर ये शेयर्स मैंने इलेक्ट्रॉनिकली परचेज किए होते तो मुझे शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलता बेटा, मेरे शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते, मेरे शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते। यस और नो? तो अभी तक मैंने क्या बताया, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो या तो वो शेयर्स आप फिजिकली खरीदोगे या इलेक्ट्रॉनिकली। अगर आप फिजिकली परचेज करते हो तो आपको उस कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा जो SH1 के फॉर्मेट के हिसाब से होगा, और अगर आप कंपनी के शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली परचेज करते हो तो आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। राइट बच्चे? अब सुनिएगा बेटा ध्यान से, जब आपने फिजिकली शेयर्स खरीदे और आपको शेयर सर्टिफिकेट मिला तो इसके बाद आपका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आएगा। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कंपनी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करती है, उसमें आपका नाम आ जाएगा। और जब उसमें आपका नाम आ गया तो बेटा आप फिर उस कंपनी के मेंबर माने जाओगे। आई रिपीट, मेरे से कोई पूछे मेंबर कौन होता है, मैं क्या बोलूंगा? मेंबर एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में है। अगर आपने फिजिकली शेयर्स खरीदे हुए बेटा तो आपका रिकॉर्ड, आपका नाम किसके रिकॉर्ड में आएगा? फिजिकली शेयर्स खरीदे तो हमारा नाम आएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। सर वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कौन मेंटेन करता है? कंपनी मेंटेन करती है। राइट बच्चे? क्लियर है बात? लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स परचेज किए और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आ गए बेटा, तो इसके बाद आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं आता, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कौन कराता है? डिपॉजिटरीज। कौन करवाता है? डिपॉजिटरीज। इंडिया में जितने भी शेयर्स की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है जो बॉम्बे एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है बेटा, उनकी ट्रेडिंग डिपॉजिटरीज करवाता है। तो इसका मतलब उसका रिकॉर्ड भी किसके पास होता है? डिपॉजिटरीज के पास होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स खरीदे हैं तो आपका नाम कहां पर आएगा? आपका नाम आएगा डिपॉजिटरीज के रजिस्टर में, डिपॉजिटरीज के रजिस्टर में, जिसका नाम होता है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। और जैसे ही उस रजिस्टर में आपका नाम आ गया बेटा तो भी आप कंपनी के कौन माने जाएंगे? मेंबर माने जाएंगे। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि सर मेंबर कौन होता है, तो देखिए बेटा मैं क्या बोलूंगा, मेरे से कोई पूछे मेंबर कौन होता है तो मैं बोलूंगा प्राइमरीली आप कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो तो आप कंपनी के शेयर होल्डर होते हो। जब आप शेयर होल्डर होते हो तो डिपेंड करता है आपने शेयर्स फिजिकली खरीदे या इलेक्ट्रॉनिकली। सर अगर आपने शेयर्स को फिजिकली परचेज किया था तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिला होगा SH1 में। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली परचेज किया होगा तो आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हुए होंगे। सर फिजिकली जब आपने शेयर्स खरीदे तो आपका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आया होगा तो आप मेंबर बन गए, या अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स खरीदे तो आपका नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं आएगा, किसके रजिस्टर में आएगा? डिपॉजिटरीज के रजिस्टर में आएगा। और उस रजिस्टर का नाम क्या होता है बेटा? रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। तो कहने का मतलब ये कि आप इन दोनों तरीके से मेंबर बन सकते हो। आपने कंपनी के शेयर्स फिजिकली खरीदे हैं तो भी आप कंपनी के मेंबर हो, आपने कंपनी के शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली परचेज किए तो भी आप कंपनी के मेंबर हो। राइट बच्चे? लिखिएगा मत, अभी मैं फिर बोल रहा हूं, आई विल गिव यू एम्पल टाइम। यहां तक हमें बात समझ आ गई कि हमने कंपनी के शेयर्स खरीदे, लेकिन शेयर्स खरीदने से कुछ नहीं होता। याद रखिएगा, आप खाली शेयर होल्डर हो तो कुछ नहीं होगा उससे। इट इज योर ड्यूटी कि जब आपने शेयर्स खरीदे तो यू हैव टू मेक इंश्योर कि आपका नाम कंपनी या डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में होना
चाहिए। आप प्रैक्टिकली सोचिए बेटा, आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने कोई घर खरीदा, क्या आप उसे अपने नाम पे रजिस्टर नहीं कराते? क्या सिर्फ परचेज करके छोड़ देते हो या रजिस्ट्री भी अपने नाम पे कराते हो? हाँ सर, कराते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि अगर हमने घर खरीदा है तो सब रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में हमारा नाम हो। अगर हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर हमने कार खरीदी है, अगर हमने मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, व्हीकल खरीदा है, तो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसपोर्ट के पास हमारा नाम हो। उसी तरीके से जब हम कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि शेयर्स खरीदने के बाद हमारा नाम कंपनी या डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में आना चाहिए। बेटा शेयर होल्डर के लिए मेंबर बनना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कंपनी लॉ में जितने भी राइट्स दिए गए हैं, आपको एनुअल जनरल मीटिंग में आने का राइट है, आपको डिविडेंड लेने का राइट है, आपको मीटिंग में आने का वोट करने का राइट है, लेकिन ये सारे राइट्स किसको मिलते हैं? मेंबर्स को। याद रखिएगा, कंपनी लॉ में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि राइट टू शेयर होल्डर। कंपनी लॉ में हर जगह क्या लिखा है? राइट ऑफ अ मेंबर। तो इसका मतलब ये कि एक शेयर होल्डर को शेयर परचेज करने के बाद ही हैज टू मेक इंश्योर कि वो मेंबर बन चुका है, माने उसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में या डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में आ चुका है। राइट बच्चे, समझ आती है इतनी बात? अब देखिए, लिखेगा मत, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं पहले कुछ और समझाऊं फिर हम इस पे आएंगे। देखिए बेटा, तो अगर मैं इसको अपने तरीके से समझाना चाहूं तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा इधर, ऑल ऑफ यू। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि सर प्राइमरीली आप शेयर होल्डर बनते हो। प्राइमरीली आप शेयर होल्डर बनते हो और शेयर होल्डर बनने के बाद फिर आप रजिस्टर्ड होते हो। किसके पास रजिस्टर्ड होते हो? या कंपनी या डिपॉजिटरीज। फिजिकली तो कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक तो डिपॉजिटरीज। और सर फिर उसके बाद आप मेंबर माने जाते हो। ये बात हमें समझ आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या इस चीज से मैं एक बात क्लियर कर सकता हूं बेटा? देखिएगा ध्यान से, दैट एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर। हर मेंबर शेयर होल्डर होता है, बट एवरी शेयर होल्डर इज नॉट अ मेंबर। है या ना बेटा? हर मेंबर शेयर होल्डर होता है, लेकिन सर हर शेयर होल्डर मेंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा। ओनली सिर्फ वो वाला शेयर होल्डर मेंबर होता है जिसका नाम रिकॉर्ड्स में आ जाए। ओनली सच शेयर होल्डर, ओनली सच शेयर होल्डर shall acquire membership whose name is registered either with company or depository। राइट बच्चे? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि सर जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप कंपनी के शेयर होल्डर होते हो, बट शेयर होल्डर बनने से कुछ नहीं होता। यू हैव टू मेक इंश्योर कि आपका नाम रिकॉर्ड में आ जाए। रिकॉर्ड में किसके आएगा? कंपनी या डिपॉजिटरी के। फिजिकल है तो कंपनी के, इलेक्ट्रॉनिक है तो डिपॉजिटरी के। और सर उससे हमें पता चलता है कि तब आप मेंबर बनेंगे, मतलब हर मेंबर शेयर होल्डर होता है, पर हर शेयर होल्डर मेंबर नहीं होता। सिर्फ वो शेयर होल्डर मेंबर होता है जिसका नाम कंपनी या डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में आ चुका है। राइट बच्चे, यहां तक बात समझ आई? तो अगर हम बात करें, अभी तक हमने अपने इनिशियल स्टार्टिंग फेज में क्या पढ़ा? देखिए, मैंने कहा हमारे टॉपिक का नाम है मेंबरशिप इन अ कंपनी। मेंबरशिप में हमें सिर्फ इतनी जानकारी है, हमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि सर एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसके अंदर हमने सुना है मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। सर एक पब्लिक कंपनी होती है जिसके अंदर हम लोगों ने सुना है मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं। और एक नए कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 के अंदर जो नया कंपनी लॉ आया था बेटा, उसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट आया था ओपीसी 1% कंपनी, जिसके अंदर सिर्फ एक मेंबर होता है। मैं मिनिमम 1 नहीं लिख रहा, 1। ओपीसी में 1 मेंबर होता है, प्राइवेट में कम से कम 2 होते हैं, पब्लिक में कम से कम 7 मेंबर होते हैं। लेकिन मेंबर का क्या मतलब है, हम वो जानने की कोशिश कर रहे थे, हमें समझ आ गया। ये डायग्रामेटिकली बात क्लियर हो गई। फिजिकली लोगे तो SH1, इलेक्ट्रॉनिकली लोगे तो डीमैट अकाउंट। शेयर्स के बाद आपका नाम रिकॉर्ड में आना जरूरी है, या कंपनी के या
डिपॉजिटरी के। राइट बच्चे, क्लियर है ये बात? तो प्लीज पहले आप यहां तक इसे नोट डाउन करेंगे, पेन डाउन करेंगे, और फिर बच्चे हम लोग आगे चलेंगे। राइट, करिए बच्चे इसको पेन डाउन। तो हमने यहां तक समझ लिया बच्चे, हमें समझ आ गया कि हाँ सर, एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर, बट एवरी शेयर होल्डर इज नॉट अ मेंबर, ओनली सच शेयर होल्डर इज अ मेंबर हुज नेम इज रजिस्टर्ड विद ईदर कंपनी और विद डिपॉजिटरी। ये भी समझ आ गया कि फिजिकली जब हम शेयर्स लेंगे तो SH1 में शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये भी समझ आ गया कि कंपनी के अंदर जितने भी राइट्स होते हैं कंपनी लॉ में, वो सबके सब मेंबर के नाम पे होते हैं, शेयर होल्डर के नाम पे नहीं होते। तो इसीलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ये चेक करें कि आपका नाम रिकॉर्ड में है या नहीं है। ये भी समझ आ गया हमें बेटा कि OPC 1% कंपनी बनाने के लिए 1 मेंबर चाहिए होता है, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। राइट बच्चे, अब देखिए, अब यहां पर आता है बेटा, ध्यान से समझिएगा, एक चीज याद रखिएगा बेटा, देखिए अब हम अगर यहां पर लिखते हैं मेंबरशिप, तो मेंबरशिप के बारे में मैं आपको क्या बोल रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। पहली चीज देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल
हियर कम्स मेंबरशिप की डेफिनेशन। याद रखिएगा बेटा, क्या टर्म मेंबर कहीं पर डिफाइंड की गई है? हाँ सर, डिफाइन की गई है। कहां डिफाइन की गई है मेंबर टर्म? बेटा मेंबर टर्म डिफाइन की गई है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 55 के अंदर। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, द टर्म, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, द टर्म मेंबर, आई रिपीट, द टर्म मेंबर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 55। याद रखिएगा बेटा, सेक्शन के साथ कुछ भी ब्रैकेट में होता है तो हम उसे सब सेक्शन बोलते हैं, लेकिन डेफिनेशंस के साथ, जब डेफिनेशंस होती है, हर एक्ट के सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है, तो डेफिनेशन के साथ जो नंबर होता है उसे हम सब सेक्शन नहीं क्लॉज बोलते हैं। अगर ये सेक्शन 4 होता तो मैं बोलता सेक्शन 4 सब सेक्शन 55, लेकिन ये सेक्शन 2 है डेफिनेशन वाला, तो इसमें हम सब सेक्शन वर्ड यूज नहीं करते बेटा, क्लॉज वर्ड यूज करते हैं। जैसे आपने कभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, सेक्शन 2 क्लॉज एच, उसी तरीके से द टर्म मेंबर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 55 के अंदर डेफिनेशन दी गई है मेंबर की, राइट। कहता जी द टर्म मेंबर इज ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस। मेंबर टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 provides for rights of acquiring membership। जब आप कंपनी के मेंबर बन जाते हो, जब आप कंपनी की मेंबरशिप को एक्वायर कर लेते हो, उसके बाद आपको सारे राइट्स मिलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है बेटा कि खाली शेयर होल्डर बनने से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू मेक एंश्योर कि हमारा नाम कंपनी के रिकॉर्ड में आ गया हो। तो पहली चीज, क्या मेंबर टर्म कंपनी लॉ में डिफाइंड है? हाँ जी बिल्कुल डिफाइंड है। कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 55 में डिफाइंड है। सर मेंबर वर्ड की इतनी रेलेवेंस क्यों है? क्योंकि कंपनी लॉ में जितने भी राइट्स दिए गए हैं हर जगह पे लिखा है मेंबर कैन डू सो, मेंबर कैन आस्क सो, मेंबर कैन चेक सो, मेंबर कैन इंस्पेक्ट, मेंबर मीटिंग में आ सकता है, मेंबर रजिस्टर चेक कर सकता है, मेंबर वोट कर सकता है, मेंबर डिविडेंड ले सकता है, मेंबर डायरेक्टर से क्वेरी पूछ सकता है। तो कंपनी लॉ में हर जगह पे वर्ड मेंबर है, शेयर होल्डर नहीं है। इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है टू मेक एंश्योर कि हाँ आप कंपनी के मेंबर बन गए हो, राइट बच्चे। अब यहां पर तीसरी चीज आती है बेटा, ध्यान से समझिएगा बच्चे। सर क्या मेंबरशिप को एक्वायर करने के कितने तरीके हैं? देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। अमित सर आप क्या कहना चाह रहे हो? देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। सुनिएगा बेटा ध्यान से, यही हमारा जो आज का क्वेश्चन है, मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, ये बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा। हमें यही डिस्कस करने में इट विल टेक मोर देन 2 आवर्स कि कितने तरीके से आप मेंबरशिप एक्वायर कर सकते हो। बेटा अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूं, बहुत सारे तरीके होते हैं मेंबर बनने के। सर कितने तरीके होते हैं? 6 वेज होते हैं या 6 मोड्स होते हैं जिससे आप कंपनी की मेंबरशिप को एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन सर अगर हम उसमें से कुछ जानना चाहें तो कौन कौन से होते हैं आप बताइए, 1-2 एग्जांपल दीजिए। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन मैं स्टिल आपकी नॉलेज के लिए बात कर रहा हूं। सुनिएगा बेटा, मैंने एक कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया। रिलायंस कंपनी जो है, रिलायंस कंपनी का पब्लिक इश्यू आया, रिलायंस कंपनी जो है उसने लोगों से पैसा लिया, मैंने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मुझे अलॉटमेंट हुई और मुझे पब्लिक इश्यू में अलॉटमेंट हुई और मैं शेयर होल्डर बन गया और मेरा नाम रिकॉर्ड में आ गया तो मैं मेंबर भी बन गया। तो इस केस में मैंने मेंबरशिप एक्वायर करी। कैसे एक्वायर करी? कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करके, राइट बच्चे। तो मैं कंपनी का मेंबर बना। लेकिन दूसरी कहानी, कंपनी का मेंबर मैं नहीं था, रिलायंस के मेंबर मेरे दादाजी थे, उन्होंने शेयर्स खरीदे थे, उनका डिमाइस हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो उनकी डेथ के बाद उनके शेयर्स, मैं नॉमिनी था तो मेरे नाम पे आ गए। तो क्योंकि उनके शेयर्स मेरे नाम पे आ गए तो रिलायंस ने दादाजी का नाम काट के रजिस्टर में मेरा नाम लिख दिया।
जैसे दादाजी के बाद प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाती है, ऐसे दादाजी के बाद उनके शेयर्स मेरे नाम पे हो गए। अब यहां पर भी मैं मेंबर बन गया, लेकिन क्या यहां मैंने एप्लीकेशन करी थी? क्या मुझे अलॉटमेंट दी थी? क्या मैंने पैसा लगाया था? नहीं, एज अ नॉमिनी मुझे मिल गए। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझाए कि फर्स्ट केस के अंदर मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे अलॉटमेंट हो रही है तो मैं मेंबर बना। सेकेंड केस में मैंने अप्लाई नहीं किया, मुझे तो एज अ नॉमिनी शेयर्स मिले, राइट। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने अभी आपको 2 एग्जाम्पल दिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा जिससे हम मेंबरशिप एक्वायर करते हैं, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला, द टर्म मेंबर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 55। सर मेंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सारे राइट्स मेंबर को दिए गए, शेयर होल्डर को नहीं दिए गए। थर्डली, मेंबरशिप एक्वायर करने के लिए कोई 1-2 तरीके नहीं है। मेंबरशिप एक्वायर करने के लिए देयर आर 6 मोड्स जो कंपनी लॉ में दिए गए हैं। 6 तरीकों से हम कंपनी के मेंबर बन सकते हैं, राइट बच्चे। देखिए क्या कहता है, यहां पर बात करता है बेटा सबसे पहले मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। देखिएगा बच्चे प्लीज इधर ध्यान से, ऑल ऑफ यू। कितने तरीके हैं सर मेंबर बनने के? बेटा बेसिकली 3 तरीके हैं जिनको आगे बाइफरगेट कर दिया जाता है। बेसिक 3 तरीके हैं सर। वो बेसिक तरीके कौन से? देखिए बेटा, फर्स्ट कैटेगरी आती है जिसके अंदर हम बोलते हैं सब्सक्राइबर टू एमओए। सब्सक्राइबर टू एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है अभी हम इसको पढ़ेंगे डिस्कस में। अभी सिर्फ मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूं जिसको हमने बाद में डिस्कस करना है डिटेल में। तो पहली चीज आई सब्सक्राइबर टू एमओए। सेकेंड कैटेगरी के अंदर आता बेटा अग्रीमेंट इन राइटिंग। अग्रीमेंट इन राइटिंग। एंड थर्ड कैटेगरी के अंदर आता है शेयर्स हेल्ड थ्रू डिपॉजिटरी, माने ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिकली। ये 3 तरीके हैं मेंबर बनने के, सब्सक्राइबर टू एमओए, अग्रीमेंट इन राइटिंग एंड शेयर्स हेल्ड थ्रू डिपॉजिटरी। सर इन तीनों का क्या मतलब है ये अभी हमें नहीं पता, अभी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। इसी के साथ हम आगे डायग्राम बनाएंगे बेटा। अग्रीमेंट इन राइटिंग जो है ये आगे 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बच्चे। अग्रीमेंट इन राइटिंग आगे 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट का नाम आता है बेटा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड पार्ट आता है बच्चे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मैंने किसी से शेयर्स खरीदे तो मैं मेंबर बन जाऊंगा, या मैंने शेयर्स किसी को बेचे तो वो मेंबर बन जाएगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। थर्ड आता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन का मतलब होता है बेटा जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि दादी एक्सपायर हो गई तो उनके शेयर्स मेरे को मिल गए, या दादाजी की डेथ के बाद उनके शेयर्स मुझे मिल गए क्योंकि मैं नॉमिनी था, तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। प्रॉपर्टी के केस में इसको बोलते हैं सक्सेशन। प्रॉपर्टी का सक्सेसर कौन है, यहां पर हम बोलते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो वहां पे सक्सेशन वर्ड यूज किया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, और यहां पर ट्रांसमिशन। और लास्ट आता है बेटा मेंबर बाय एस्टॉपल। मेंबर बाय एस्टॉपल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमसे कोई पूछे सर कितने तरीके से हम कंपनी के मेंबर बन सकते हैं, तो बेटा ये 6 तरीके हैं जिससे हम कंपनी की मेंबरशिप एक्वायर कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं सर? मेन 3 कैटेगरीज है। देखिए बेटा, एक सब्सक्राइबर, दूसरा अग्रीमेंट इन राइटिंग, तीसरा डिपॉजिटरी। अग्रीमेंट इन राइटिंग में 4 तरीके हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है। सेकंड आपका आता है ट्रांसफर, थर्ड आता है ट्रांसमिशन, एंड फोर्थ आता है मेंबर बाय एस्टॉपल, राइट बच्चे। तो कहने का मतलब हुआ कि ये 6 तरीके जो है, फर्स्ट सब्सक्राइबर, सेकंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन ट्रांसफर, देन ट्रांसमिशन, एस्टॉपल एंड शेयर्स हेल्ड थ्रू डिपॉजिटरी। बच्चे अब ये सारी कहानी को हम एक एक करके पढ़ने लगे हैं। शैल वी स्टार्ट बच्चे, राइट। देखिए, आई होप आप लोगों ने ये चार्ट बना लिया होगा बेटा। जिन्होंने नहीं बनाया है, आई कैन स्पेयर यू 2 मिनट्स, आप ये बना लीजिए। अभी आपको ये चार्ट याद नहीं हुआ, लेकिन जब एक एक करके हम ये एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको ये टिप्स पे हो जाएगा। तो प्लीज 2 मिनट है, बना लीजिए आप लोग इसको।
तो बच्चे नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। देखिए बच्चे, सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं बेटा, सबसे पहले मोड पे सब्सक्राइबर टू एमओए, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटा हम बिल्कुल रूट से, जीरो से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा ऑल ऑफ यू, आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है, कोई कंपनी बनाई जाती है, तो कंपनी बनाने वालों को हम प्रमोटर्स बोलते हैं, और प्रमोटर्स कंपनी के नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लेके आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाते हैं। प्रमोटर्स नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लेके कहां जाते हैं बेटा? आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तो जब प्रमोटर्स आरओसी के पास जाते हैं डॉक्यूमेंट्स लेके, मैं यहां पे क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो उन डॉक्यूमेंट्स में दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेटा, एक जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेरे से कोई पूछे कि सर एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? मैं बोलूंगा कि ये दोनों कंपनी के इंपॉर्टेंट चार्टर्स हैं जिसके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। चार्टर्स माने डॉक्यूमेंट्स। तो इसका मतलब व्हेनेवर देयर इज अ प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, promoters who are forming the company, who are promoting the company, who are incorporating the company shall file necessary documents with ROC। और necessary documents को हम important charters भी बोलते हैं, जिसमें दो documents आते हैं, MOA and AOA। MOA stands for Memorandum of Association, AOA stands for Articles of Association। राइट बच्चे? अब देखिए बेटा ध्यान से, जब हम बात करते हैं MOA की, लिखिएगा मत बेटा अभी, I'll give you ample time, मैं दूंगा। देखिए जब हम बात करते हैं एमओए की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो बेटा इसके अंदर देयर आर 6 आइटम्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बेटा। ये जो 6 पार्ट्स होते हैं, इसमें जो 6th क्लॉज होता है उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। जो 6th क्लॉज होता है बेटा उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज, या उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन क्लॉज। आई रिपीट बच्चे, जब हम कंपनी बनाना चाह रहे हैं तो कंपनी बनाने के लिए हमें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आरओसी को फाइल करना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉजेज होते हैं। उन 6 क्लॉजेज में जो 6th क्लॉज होता है उसका नाम होता है सब्सक्रिप्शन या एसोसिएशन क्लॉज। राइट बच्चे? अब सुनिएगा बेटे मेरी बात को, ये जो सब्सक्रिप्शन या एसोसिएशन क्लॉज होता है, इसके अंदर कंपनी के सब्सक्राइबर्स का नाम आता है। इनके अंदर जिसका भी नाम आता है उसको सब्सक्राइबर्स टू एमओए बोला जाता है। हमसे कोई पूछे सब्सक्राइबर टू एमओए कौन होता है, तो देखिए मैं क्या बोलूंगा बेटा, इधर ऑल ऑफ यू, मेरे से कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्राइबर टू एमओए, तो ऐसे सब्सक्राइबर टू एमओए लिखिएगा मत, मैं बार बार बोल रहा हूं। सब्सक्राइबर टू एमओए इज अ पर्सन हुज नेम इज गिवन अंडर सब्सक्रिप्शन क्लॉज ऑफ एमओए, हुज नेम इज गिवन अंडर सब्सक्रिप्शन क्लॉज ऑफ एमओए। ध्यान से देखिएगा बेटा, आपने मुझे कहा सर प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। वो जो मिनिमम 2 और मिनिमम 7 है बेटा, उनका नाम कहां पर आएगा? उनका नाम आएगा एमओए के सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर। एम आई क्लियर विद दैट? ठीक है बच्चे? तो सब्सक्राइबर टू एमओए, अभी मैंने पूरा नहीं बताया आपको ये क्लॉज, मैंने सिर्फ क्या बताया कि हमने पहली हेडिंग डाली सब्सक्राइबर टू एमओए। इसमें अभी मैंने बताया नहीं कि आप कैसे मेंबर बनते हो, मैंने सिर्फ ये कहा कि जब कंपनी फॉर्म हो रही होती है तो जो कंपनी बनाने वाले प्रमोटर्स होते हैं वो आरओसी के पास जाके आरओसी को 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देते हैं, एमओए एंड एओए, जिसके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। बेटा जो एमओए होता है उसमें 6 आइटम्स होती है, 6 आइटम्स माने 6 क्लॉजेज होते हैं। जो छठा क्लॉज 6th क्लॉज होता है उसको हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज या
एसोसिएशन क्लॉज बोलते हैं, और उनमें जिनका नाम आता है उनको सब्सक्राइबर्स टू एमओए बोला जाता है। सर ये तो ठीक है, पर सब्सक्राइबर मेंबर कैसे बन गया, वो मेंबर कैसे माना जाता है? देखिए इधर ध्यान से, इधर देखिएगा बेटा ऑल ऑफ यू, देखिए पूरी बात समझते हैं। मैंने और मेरी वाइफ ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, मैंने और मेरी वाइफ ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। ये जो अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड है, ये प्राइवेट कंपनी है। हाँ सर प्राइवेट कंपनी है, तो इसका भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, बिल्कुल होगा। इसके एमओए के अंदर भी छठा क्लॉज सब्सक्रिप्शन क्लॉज होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। उस सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर बेटा 2 सब्सक्राइबर्स, पब्लिक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 और पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 मेंबर्स चाहिए। तो यहां पर देखिए अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में नाम आएगा अमित वोरा 5000 शेयर्स, और यहां पर मैं अपने साइन करूंगा बच्चे। इसी तरीके से यहां पर आएगा मेरी वाइफ का नाम 5000 शेयर्स, और फिर वो भी अपने साइन करेंगी। ठीक है जी, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की जगह अमित वोरा लिमिटेड होती बच्चे, तो यहां पर 7 लोगों का साइन आता, क्योंकि ये कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी के लिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं या पब्लिक कंपनी बना रहे हैं, एमओए तो बनेगा। एमओए बनेगा तो उसका सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी बनेगा। उस सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर सर सारे सब्सक्राइबर्स का नाम होगा, प्राइवेट में मिनिमम 2, पब्लिक में मिनिमम 7। सर वो बात तो ठीक है, लेकिन सब्सक्राइबर का मेंबर से क्या लेना देना? अब सुनिएगा बेटा ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू, देखिए इधर जो मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है एवरी सब्सक्राइबर, और ये सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 नहीं बोलता, ये पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है सारे कंपनी लॉ बोलते हैं, ऑल कंपनी लॉज, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे वो कनाडा का हो, चाहे वो यूके का हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका का हो, पूरा वर्ल्ड एक ही रूल फॉलो करता है। एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अंडर ऑब्लिगेशन टू परचेज एट लीस्ट 1 शेयर। ये चीज याद रखिएगा बेटा कि हर वो बंदा जिसका नाम एमओए के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आ रहा है, माने जो कि सब्सक्राइबर टू एमओए है, उसको कम से कम 1 शेयर परचेज करना पड़ेगा। तो अब सुनिए बेटा ध्यान से इधर ऑल ऑफ यू, अगर मैं आपको इसको बोलना चाहूं कि द मोमेंट आप सब्सक्राइबर बने, तो सब्सक्राइबर बनते ही आपको एटलीस्ट 1 शेयर लेना है, और आपने जब कम से कम 1 शेयर लिया तो आप शेयर होल्डर हो गए, और शेयर होल्डर होते ही आपका नाम जब रजिस्टर हो जाएगा तो आप मेंबर माने जाएंगे। यस और नो, हाँ या ना? तो कहने का मतलब एवरी सब्सक्राइबर इज अ शेयर होल्डर, एंड बीइंग शेयर होल्डर ही विल एक्वायर मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी। अगर आपने कभी अपनी लाइफ में सोलोमन वाला केस पढ़ा हो बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी का बहुत सारे लेवल्स पे पढ़ाया जाता है, तो सोलोमन वाले केस में अगर आपने सुना हो तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी का जो केस था, उसमें सोलोमन ने जो कंपनी बनाई थी वो पब्लिक थी। उस कंपनी के 20,000 शेयर्स थे, 20,000 में से 19,994 सोलोमन के नाम पे थे, एंड 6 शेयर्स उसने अपनी एक वाइफ, अपनी एक डॉटर और 4 बेटों को एक एक शेयर दिया था। मतलब 19,994 शेयर उसके पास, एक एक शेयर बाकी सबके पास, टोटल 20,000 शेयर पब्लिक कंपनी बनी थी। क्यों एक एक शेयर सबको दिया था? क्योंकि लॉ बोलता है कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको सबको एक एक शेयर देना पड़ेगा। राइट बच्चे, क्लियर है बात सबको? तो यहां तक हमें एक चीज समझ आई कि सर एमओए की अगर हम बात करते हैं तो एमओए में जिसका भी नाम आएगा वो सब्सक्राइबर है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोगों का नाम आएगा, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोगों का नाम आएगा, और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको कम से कम 1 शेयर लेना पड़ेगा। तो जैसे ही वो 1 शेयर लेंगे वो कौन हो जाएंगे? शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर बनते ही वो कौन बन जाएंगे? मेंबर। राइट बच्चे? अच्छा बेटा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूं प्लीज इधर, मैं अभी भी आपको
लिखने को नहीं बोल रहा, पहले सुनिए। सर जब अमित वोहरा ने, इधर देखिएगा बेटा, सर जब अमित वोहरा ने और उसकी वाइफ ने मिलकर ये कंपनी बनाई तो हम दोनों का नाम यहां पर आया किसमें? सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, राइट बच्चे। लेकिन सुनिएगा मेरी बात को, सर क्या हमारा नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी आया होगा? वहां पर भी तो आया होगा, अमित वोहरा 5000 शेयर्स, वाइफ 5000 शेयर्स, बिल्कुल आया होगा। अब आप मेरी बात सुनिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा। मान लो हमारी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आपको इतना पता होना चाहिए कि पब्लिक कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो पब्लिक से ले लेती है, पब्लिक इश्यू ला सकती है, शेयर मार्केट से इकट्ठा कर सकती है। प्राइवेट कंपनी को फंड्स चाहिए तो वो पब्लिक इश्यू लाके शेयर मार्केट से पैसे नहीं ले सकती। प्राइवेट कंपनी सिर्फ किसी जान पहचान वाले से ले सकती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अब मान लीजिए बेटा कि आप मेरी वाइफ के या मेरे फ्रेंड हैं, आप हमारे दोस्त हैं और हमारी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है और मैंने आपको बोला कि यार हमें पैसा चाहिए, प्लीज हमसे शेयर्स लेके पैसा दे दे, और आपने हमारी कंपनी को फंड्स दे दिए और शेयर्स ले लिए। तो जैसे ही शेयर्स ले लिए आप भी मेंबर बन गए, तो इसका मतलब आपका नाम, हमारे दोस्त का नाम कहां पर आएगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ जाएगा कि इसने हमसे 1000 शेयर्स लेके हमारी कंपनी को पैसा दिया। लेकिन क्या दोस्त का नाम सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्लॉज में तो उन लोगों का नाम आता है जिन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी। यस और नो? बेटा आज रिलायंस के 10 लाख शेयर होल्डर्स हैं, माने 10 लाख मेंबर्स हैं। क्या 10 लाख मेंबर्स का नाम या तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होगा या रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटरीज में होगा? क्या 10 लाख मेंबर्स का नाम सब्सक्रिप्शन क्लॉज में होगा? नहीं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्लॉज में तो उन्हीं 7 लोगों का नाम है जिन्होंने कंपनी फॉर्म करी थी। ये बात समझ आई बच्चे? क्लियर है सबको? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। अब एक चीज और बेटा, यहां पे अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं दैट एवरी सब्सक्राइबर टू एमओए इज अ मेंबर। हर सब्सक्राइबर टू एमओए मेंबर माना जाता है, बट every member is not a subscriber. Yes or no? हर सब्सक्राइबर मेंबर होता है पर हर मेंबर सब्सक्राइबर नहीं होता। हर सब्सक्राइबर मेंबर क्यों होता है? क्योंकि हर सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर लेना पड़ता है। जैसे ही आप सब्सक्राइबर बने, आपका नाम एमओए में आया, आपको एक शेयर लेना पड़ेगा। जैसे ही आपने एक शेयर लिया, आप शेयर होल्डर हो गए। शेयर होल्डर हो गए तो आप मेंबर माने जाओगे, राइट? अच्छा एक चीज सुनिएगा बेटा इधर ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू। अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर टू एमओए का ही एक इंपॉर्टेंट केस जिसका नाम है री मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपनी। री मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपनी का केस है बेटा, जो 1902 में हुआ था। इस केस में क्या हुआ था देखिए बेटा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में किसी का नाम एमओए के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में डाल दिया गया। यहां देखिएगा बेटा ध्यान से सुनिएगा, जब ये री लिखा होता है साथ में पहली बात, तो री का मतलब होता है कि ये इतना पुराना केस है कि इसमें दूसरी पार्टी का नाम गिवन ही नहीं है। बेटा आप एक चीज बताइए, अमित वोहरा सर या कोई भी लॉयर या जज जब भी कोई केस का नाम पढ़ता है देखता है कहां से? किताबों में से तो देखते हैं। अब ये इतना पुराना केस है कि बुक्स के अंदर इसका पूरा नाम गिवन नहीं है, तो जब एक पार्टी का नाम गिवन होता है तो हम उसके साथ री लगा देते हैं। नहीं तो आपको पता है हमेशा दिस वर्सेस दिस केस का नाम होता है, लेकिन जहां पर भी एक ही पार्टी का नाम है मतलब ये बहुत पुराना केस है और फिर वहां पर हम री लगा देते हैं। सुनिए इस केस में क्या हुआ बेटा, सब्सक्राइबर टू एमओए का नाम जब एमओए में डाला तो आपको पता है एमओए में जब आपका नाम आता है तो नाम के सामने नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं और सामने साइन आते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि सब्सक्राइबर ने कहा जी मैं कंपनी का शेयर नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को धोखाधड़ी करके मेरे को सब्सक्राइबर बनाया गया है। मुझे बोले साइन कर दे, मैंने कर दिया, मुझे नहीं पता क्यों करे, लेकिन बाद में कहते हैं तू सब्सक्राइबर है, चल पैसे दे, तूने शेयर लिया, मैं नहीं लेता शेयर। तो कोर्ट की जजमेंट आई कि आप अगर एमओए के सब्सक्राइबर हो, चाहे आपका नाम गलती से डाला है चाहे फ्रॉड करके डाला है, इवन देन आपको एक शेयर परचेज करना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है, सुनिए बड़े ध्यान से। मान लो मैंने और मेरी वाइफ ने कंपनी बनाई या मैंने कंपनी बनाई और वाइफ को मैंने बोला कि साइन कर दे, वो सब्सक्राइबर बन गई। मैंने कहा पैसे दे, वाइफ कहती है कि माय लॉर्ड मैंने तो करे ही नहीं साइन, माय लॉर्ड मेरे को तो मेरे हस्बैंड ने धोखा दिया। कहता है आजा ऑटोग्राफ दे दे, मैंने ऑटोग्राफ दिए, बाद में कहता है ये तो एमओए था, चल पैसे दे। तो कोर्ट कहता है जी अगर आपका नाम एमओए में है और आपके सिग्नेचर एमओए में है, चाहे वो धोखे से ही डाले हैं
इवन देन यू कैन नॉट रिफ्यूज फ्रॉम परचेजिंग एटलीस्ट वन शेयर। मेरी वाइफ कहती है लेकिन माय लॉर्ड हस्बैंड ने धोखा दिया। कोर्ट कहता है जब आप फ्रॉड का केस करोगे तो शेयर्स के भी पैसे दिला दूंगा, लेकिन फिलहाल आप सब्सक्राइबर हो इसलिए आपको कम से कम एक शेयर लेना पड़ेगा, इवन ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड या इवन ऑन द ग्राउंड ऑफ नो नॉलेज, या मैं अवेयर नहीं थी इस चीज के, इवन देन आप डिक्लाइन नहीं कर सकते, आपको कम से कम एक शेयर लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब री मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपनी के केस में क्या हुआ था अगर हम बात करें तो देखिए बेटा इस केस में क्या जजमेंट आई थी, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इट वॉज हेल्ड by the court of law that subscriber to MOA cannot deny, or I can say cannot refuse from purchasing at least one share on the ground of fraudulent intention of other subscribers। आपको कम से कम एक शेयर तो लेना पड़ेगा बच्चे, आप उस एक शेयर के लिए डिनाई नहीं कर सकते। एम आई क्लियर? आ गई बात समझ? तो कहने का मतलब अगर हम सम अप करें कि सर हमने क्या पढ़ा सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, तो देखिए बेटा मैंने कहा कि जब आप कंपनी के सब्सक्राइबर बनते हो तो मतलब कंपनी का एक एमओए होता है, एमओए के अंदर सब्सक्राइबर्स का नाम आता है, उसके अंदर आपका भी नाम आया, प्राइवेट में मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स, पब्लिक में मिनिमम 7 सब्सक्राइबर्स, अगर आपका नाम आया तो आप सब्सक्राइबर टू एमओए हो गए। और कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि हर सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर लेना पड़ेगा, तो आप शेयर होल्डर हो गए। शेयर होल्डर हो गए तो आपका नाम रजिस्टर में आ जाएगा, आप मेंबर हो जाओगे। हर सब्सक्राइबर मेंबर होता है पर हर मेंबर सब्सक्राइबर नहीं होता। जैसे मैंने आपका एज अ फ्रेंड एग्जांपल लिया था कि आप फ्रेंड हो, आपने शेयर्स खरीदे या रिलायंस के 10 लाख मेंबर है, वो मेंबर्स है, सब्सक्राइबर्स नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हर सब्सक्राइबर मेंबर होता है पर हर मेंबर सब्सक्राइबर नहीं होता। फिर इसके बाद हमें कहानी समझ आई कि सर अगर आप सब्सक्राइबर टू एमओए हो तो कम से कम आपको एक शेयर लेना पड़ेगा, फ्रॉड के ग्राउंड पे भी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, यू आर अंडर ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन है आपकी कि आपको एक शेयर लेना पड़ेगा। हेल्ड इन द केस ऑफ री मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपनी का केस है, 1902 में हुआ था। और आपको ये भी समझ आ गया आज कि क्यों सोलोमन ने 19,994 शेयर लिए थे, क्यों बाकियों को एक एक शेयर दिया था। द ओनली रीजन वॉज कि एक एक शेयर इसलिए दिया गया था बाकियों को क्योंकि लॉ को कंप्लाई करना था। राइट बच्चे? अच्छा एक चीज और बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनेगा प्लीज ऑल ऑफ यू, एक फालतू का ज्ञान देता हूं, देखिएगा इधर ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, देखिएगा बेटा इधर। मैंने कहा कि मैं आपको एक फालतू का ज्ञान देता हूं, यहां पर मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं फालतू का ज्ञान। देखिएगा बच्चे पहले मेरी बात को, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। देखिए एमओए का जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है, एमओए का जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है बेटा, वो सब्सक्रिप्शन क्लॉज अनऑल्टरेबल होता है। मतलब सब्सक्रिप्शन क्लॉज कभी ऑल्टर नहीं हो सकता। सर आप क्या कहना चाह रहे हो? सुनिएगा बेटा ध्यान से, याद रखिएगा मैं सिर्फ सब्सक्रिप्शन क्लॉज की बात कर रहा हूं, मैं पूरे एमओए की बात नहीं कर रहा। देखिए बेटा ध्यान से प्लीज, अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर अमित वोरा 5000 शेयर्स, वाइफ 5000 शेयर्स और सामने हम दोनों के साइन। ठीक है बच्चे? साथ में कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर भी यहां पर नाम आ रहा है अमित वोरा 5000 शेयर्स एंड वाइफ 5000 शेयर्स। अब मान लो बच्चे कि मैं और मेरी वाइफ हम दोनों के दोनों इंडिया छोड़ के हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। हमारा मूड है कि हम इंडिया से शिफ्ट हो रहे हैं, हम अपनी जो लाइफ है आगे कंटिन्यू ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, हम वहां जाके अपनी लाइफ को सेट करेंगे, बच्चों के लिए वहां जाएंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके वहां एडमिशन कराएंगे। तो लेट अस मूव आवर फैमिली टू ऑस्ट्रेलिया।
अब हम अपनी चलती हुई कंपनी किसी को बेचना चाह रहे हैं। जब हम अपनी चलती हुई कंपनी किसी को बेचेंगे तो मैंने अपने शेयर्स मान लीजिए मिस्टर ए को बेच दिए, मैंने अपने शेयर्स मिस्टर ए को बेच दिए और वाइफ ने अपने शेयर्स मिसेज ए को बेच दिए। मतलब अमित वोरा और उसकी वाइफ की जो अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड थी उसको मिस्टर ए और उसकी वाइफ ने खरीद लिया, मतलब हमारा बिजनेस हमने उन्हें बेच दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से अमित वोरा कट के आ जाएगा मिस्टर ए, यहां पर मेरी वाइफ का नाम कट के आ जाएगा मिसेस ए। लेकिन सब्सक्रिप्शन क्लॉज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर मेरा और मेरी वाइफ का ही नाम रहेगा, क्योंकि सच्चाई यही रहेगी कि कंपनी अमित वोरा और उसकी वाइफ ने बनाई थी। इसका मतलब सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो होता है बेटा वो हिस्टोरिकल क्लॉज होता है और हिस्टोरिकल क्लॉज कभी ऑल्टर नहीं होता। आप इसको ऐसे समझिए बेटा कि आपके पास पैसे आए, आपने एक स्कूल खोला, स्कूल के फाउंडर भी आप हो, स्कूल के चेयरपर्सन भी आप हो, स्कूल के प्रिंसिपल भी आप हो, ठीक है। आप स्कूल के फाउंडर भी हो, चेयरपर्सन भी हो और प्रिंसिपल भी हो। कल को आप बड़े हो गए, आप थोड़ा बीमार रहने लगे, आपने कहा मैं रोज नहीं आ सकता स्कूल, मैं चेयरपर्सन बनूंगा लेकिन मैं प्रिंसिपल नहीं बनूंगा। प्रिंसिपल आपने अपने बेटे को बना दिया, तो अब आप फाउंडर हो, चेयरपर्सन हो, प्रिंसिपल नहीं हो। इसके बाद आपकी डेथ हो गई, चेयरपर्सन भी से भी आप खत्म हो गए, लेकिन आपका नाम प्रिंसिपल में भी नहीं आएगा, आपका नाम चेयरपर्सन में भी नहीं आएगा, लेकिन क्या आपका नाम फाउंडर में आएगा या आपकी डेथ के बाद हटा देंगे? नहीं सर, फाउंडर में तो आएगा, चाहे 100 साल पुराना स्कूल है, पर ये तो एक हिस्ट्री है ना कि इस बंदे ने इसको फाउंड किया था, ही इज द फाउंडर, यस और नो। तो इसका मतलब है कि फाउंडर वाला जो क्लॉज होता है वो हिस्टोरिकल क्लॉज होता है और वो कभी भी ऑल्टर नहीं होता। उसी तरीके से बेटा सब्सक्रिप्शन क्लॉज इज हिस्टोरिकल क्लॉज, जिसमें किन लोगों का नाम आ रहा है? जिन्होंने कंपनी फॉर्म करी थी। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर हमारा पहली हेडिंग खत्म हुई है मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप की, जिसका नाम था सब्सक्राइबर टू एमओए। अगर हम इसको फटाफट से रिकॉल करना चाहे, अभी आपको लिखने का टाइम दूंगा, रिकॉल करना चाहे तो सर एमओए में सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर सब्सक्राइबर का नाम होता है। सर जो सब्सक्राइबर होते हैं उसको मिनिमम 1 शेयर लेना पड़ेगा। केस का नाम री मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपनी 1902। सर सब्सक्राइबर शेयर्स खरीदेगा इसलिए वो शेयर होल्डर बन गया, शेयर होल्डर बन गया तो मेंबर भी बन गया। हर शेयर होल्डर मेंबर होता है, हर सब्सक्राइबर मेंबर होता है, हर सब्सक्राइबर मेंबर होता है, लेकिन हर मेंबर सब्सक्राइबर नहीं होता। राइट? रिलायंस के सब्सक्राइबर 7 ही थे क्योंकि पब्लिक कंपनी है, लेकिन मेंबर्स 10 लाख है। राइट? सब्सक्रिप्शन क्लॉज ऑल्टरेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर ये हिस्टोरिकल क्लॉज है। जिसका नाम एक बार सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आया मतलब उसने कंपनी फॉर्म की थी, उसके बाद आप कंपनी बेच के चले जाओ, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से आपका नाम कट जाएगा। आप मेरी बात समझिए, रिलायंस धीरू भाई अंबानी ने 1974 में बनाई थी। धीरू भाई अंबानी की डेथ हो चुकी है, उनके शेयर्स उनकी वाइफ कोकिला बेन को मिल गए, तो धीरू भाई अंबानी का नाम कटके कोकिला बेन का आ गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। लेकिन एमओए के अंदर आज भी सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आज भी धीरू भाई अंबानी का नाम होगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि उन्होंने कंपनी फॉर्म करी थी। राइट बच्चे? एम आई क्लियर में सब्सक्रिप्शन क्लॉज? चले आगे, पहले आपको ये नोट डाउन करना है फिर हम आगे चलेंगे। लिखिए बेटा इसको।
डन बच्चे, हो गया यहां तक? चले आगे। आई होप आप सबको यहां तक समझ आ गया होगा बच्चे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। अगर हम इसे विद इन अ मिनट रिवाइज करें तो टॉपिक का नाम मेंबरशिप इन अ कंपनी। मेंबर कौन होता है? सर सबसे पहले हम कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, हम उसके शेयर होल्डर होते हैं। सर शेयर्स खरीदने के बाद हम जब शेयर होल्डर हो जाते हैं तो वहां पे कहानी खत्म नहीं होती। हमारी ड्यूटी है कि हमारा नाम रजिस्टर हो गया हो। कहां पे रजिस्टर हो गया हो? सर या तो फिजिकल शेयर्स लिए थे, SH1 के अंदर शेयर सर्टिफिकेट मिलता है तो कंपनी के रजिस्टर में आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक लिए थे तो डिपॉजिटरीज के रजिस्टर में आना चाहिए, और दोनों ही केसेस में हम मेंबर माने जाएंगे। सर मेंबर बनने के 6 तरीके, और मेंबरशिप टर्म इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेंबर को ही सारे राइट्स मिलते हैं। कंपनी लॉ में सारे राइट्स में बोला गया है सो एंड सो राइट्स आर गिवन टू मेंबर्स। शेयर होल्डर वर्ड बहुत कम यूज किया जाता है बच्चे, और मेंबर टर्म डिफाइन कहां की गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 55 के अंदर। सर मेंबर बनने के कितने तरीके हैं? मैंने आपको जो डायग्राम बनवाया उसमें 3 मेन पार्ट्स थे। फर्स्ट सब्सक्राइबर टू एमओए, सेकंड हमारा पार्ट आता है एग्रीमेंट इन राइटिंग, एंड थर्ड आता है शेयर्स हेल्ड थ्रू डिपॉजिटरी माने इलेक्ट्रॉनिक। और अग्रीमेंट इन राइटिंग के अंदर बेटा 4 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट था जिसका नाम था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेकंड था ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, थर्ड था ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, एंड फोर्थ था मेंबर बाय एस्टॉपल। हमने उसके बाद पढ़ा सब्सक्राइबर टू एमओए। अगर आप सब्सक्राइबर हो तो आपका नाम एमओए के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में है, तो आप सब्सक्राइबर हो, 1 शेयर लेना पड़ेगा, डिनाई नहीं कर सकते। केस का नाम मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपनी। हर सब्सक्राइबर मेंबर होता है पर हर मेंबर सब्सक्राइबर नहीं होता। सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो होता है वो हिस्टोरिकल क्लॉज होता है और वो कभी भी ऑल्टर नहीं हो सकता। राइट बच्चे, क्लियर है जी? आई होप मैंने अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया वो आपको क्लियर हो गया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर के लिए, किसी और डेमो के लिए। टिल देन साइनिंग ऑफ, CS अमित वोरा दिस साइड। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, बट प्लीज बी फोकस्ड ऑन योर प्रोफेशन। थैंक यू।